हो गया. Good afternoon, everyone. This is Kamna, your zoology educator. Welcome back to Target Semester. Today we are going to discuss the syllabus for MSc Zoology. MSc का सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज़ नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. NEP को फॉलो करने वाली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सिलेबस उनसे अलाइन करेगा. और टुडे हम आज क्या करेंगे, MSc जूलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं. आपने यूजी कर लिया. यूजी के बाद आपने अपना स्ट्रीम चूज़ कर लिया होगा. आप जूलॉजी में अगर आए हो कुछ सोच कर ही आए होंगे ना. आप जानोगे कि आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ना क्या है, व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन फर्स्ट सेमेस्टर. टोटल आपको इस सेमेस्टर में 4 पेपर मिलने वाले हैं. जू 501N, जूलॉजी 502N, जूलॉजी 503N, जूलॉजी 504N, जूलॉजी 505N. ठीक है, दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस. इसमें द पेपर्स आर, जो कोर्स टाइटल आपका रहेगा वो है बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स. अब चूँकि आप पहले से जूलॉजी पढ़े हुए हो, BSc कर रखा है, आपको पता है व्हाट आर नॉन कॉर्डेट्स. आपको टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में आप उतना ज़्यादा अवेयर नहीं होगे, जो कि पेपर 2 है, यूज़ ऑफ टूल एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजिकल साइंस. द थर्ड पेपर इज एनिमल फिजियोलॉजी, विच यू आर अगेन अवेयर अबाउट. आपको एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में आइडिया है, द बेसिक थिंग्स. बायोलॉजिकल केमिस्ट्री इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स फॉर यू. पेपर नंबर 4 विच इज़ 504N. दिस इज़ द पेपर जिससे मोस्टली बच्चे डरते हैं. जो बच्चे क्या करते हैं, इसको शायद समझने की वो कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो केमिस्ट्री से अलाइन करती हैं. बायोलॉजी को कंबाइन किया गया है किससे, केमिस्ट्री से. तो इस फॉर दिस रीज़न और ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बच्चे क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पेपर से डरते हैं. तो इफ़ आई से, अगर मैं अपना व्हाट डू आई से, इफ आई सजेस्ट, इन तीनों में से अगर आपको कहीं सबसे ज़्यादा फोकस रहना है ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द क्लासेस, तो आपको इसी पेपर में रहना है, विच इज़ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री. क्योंकि आप इसको सेल्फ स्टडी से उस तरीके से नहीं समझ पाओगे जितना आप लेक्चर में अपने प्रोफेसर्स के थ्रू समझ सकोगे. और आपको इसमें डाउट्स भी काफ़ी सारे आएंगे. अगर आप जेन्युइनली पढ़ रहे हो, चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका सबसे ज़्यादा मेजर फोकस रहने वाला है पेपर 4 में. पेपर 2 इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ईजी फॉर यू, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ आपको मशीन्स के बारे में जानना है, उनका एप्लीकेशन, उनका यूज़, ये सारी चीज़ें देखनी है. तो दीज आर बेसिकली द थिंग्स जो आपको प्रैक्टिकली सीख लोगे. कुछ चीज़ें तो आप प्रैक्टिकली देख करके, विजुअलाइज करके या उस पर थोड़ा सा वर्क करके सीख लोगे. ठीक है, और दिस इज़ द ईजिएस्ट, दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. बाकी बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स और एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में आपको बेसिक आइडिया है, वो आप पहले से पढ़ते हैं. दे आर द मेन एरिया ऑफ जूलॉजी. ठीक है, इस पोर्शन में, इस सिलेबस में दे आर द मेन पोर्शन जो कि जूलॉजी से अलाइन कर रहे हैं, जो कि जूलॉजी से रिलेट कर रहा है. तो इसमें अब तुम्हारे इंटरेस्ट पे है कि अगर तुम्हें फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट रहने वाला है. और अगर तुम्हें कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में इंटरेस्ट है, ये तुम्हें ईजी लगता है, तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू गो थ्रू दिस चैप्टर. इस पेपर के थ्रू जाना या इस पेपर में स्कोर करना तुम्हारे लिए आसान रहेगा. 505 इज़ अबाउट द प्रैक्टिकल्स, यानी इन चारों पेपर में जहाँ पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सबको कंबाइन करके हम कहाँ देखेंगे, 505 में देखेंगे, जो कि इन सब से रिलेट करता रहे मिलेगा आपको. ठीक है, यहाँ से आपका पहला पेपर डिस्कस करना शुरू करेंगे हम. नॉन कॉर्डेट्स, यू मस्ट बी अवेयर नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स क्या होते हैं. पहले जब तुमने वर्गीकरण देखा था, जब तुमने क्लासिफिकेशन देखा था जंतुओं का, एनिमल क्लासिफिकेशन, तब उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे फाइलम पढ़े तुमने, पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्कहेलमिन्थस, और भी कई सारे थे. मतलब कॉर्डेटा के ऊपर जितने भी थे वो सारे किस में इंक्लूडेड थे, नॉन कॉर्डेटा में थे. इनिशियली ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन का बेसिक चीज़ें तुमने अप टू इंटरमीडिएट पढ़ा था. फिर BSc में आने के बाद तुमने इनका क्लासिफिकेशन देखा, अच्छा खासा क्लासिफिकेशन देखा, फिर उनके जो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे थे. नाउ इन MSc लेवल एक्स्ट्रा क्या चीज़ें मिलने वाली है आपको, आप डीपर जाओगे इसमें. आपको इसका ऑर्गेनाइजेशन, आपको इनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये कैसे इवॉल्व हुए, इनका नेचर क्या है, इनका फीडिंग हैबिट क्या है, इनका रिप्रोडक्टिव हैबिट क्या है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हुए चलोगे. सो हर एक फाइलम में, हर एक जो भी आप जिसके भी बारे में पढ़ रहे हो, अगर आप सिलेंट्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हो, अगर आप पॉरीफेरेंस के बारे में पढ़ रहे हो, तो हर एक टॉपिक को बहुत ही डीपली डिस्कस करते हुए चलेंगे. हम उस ऑर्गेनिज्म की पूरे कॉम्प्लेक्सिटी को, उसके पूरे बिहेवियर को स्टडी करेंगे इन दिस पर्टिकुलर पेपर.
यूनिट 1 की बात की जाए अगर तो इट टॉक्स अबाउट द न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होगा प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से फिर हम जाएंगे मेटाजोआ की तरफ, मेटाजोआ से फिर पॉलीफेरा, फिर सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स में से जाने के बाद फिर कोरल रीफ्स वगैरह को डिस्कस करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है सिलेंट्रेट में, ठीक है। तो पहली यूनिट में बेसिकली यही सारी चीज़ें, यानी कि हमने प्रोटोजोआ से शुरू किया और निडेरियंस पे आकर के हम क्या करेंगे, इसको एंड कर देंगे प्रोटोजोआ से। यूनिट 1 प्रोटोजोआ से स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ होती है, निडेरिया पे आकर के एंड हो जाती है। प्रोटोजोआ का न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन, उसका फीडिंग हैबिटेट, उसका फीडिंग नेचर क्या है, उसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर क्या रहने वाला है, मेटाजोआ की ओरिजिन कैसे हुई थी, ऑर्गेनाइजेशन एंड अफिनिटी ऑफ पॉलीफेरा, पॉलीफेरा की ऑर्गेनाइजेशन और उसकी अफिनिटी, पॉलीमॉर्फिज्म और कॉलोनी फॉर्मेशन इन निडेरिया, निडेरिया में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कॉलोनी फॉर्मेशन क्या होता है और कोरल रीफ्स क्या होते हैं। हाईली इंपॉर्टेंट, वेटेज बहुत ज़्यादा कैरी करता है ये पर्टिकुलर यूनिट, जिसमें से कोरल रीफ पे न्यूमरस रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। द मेजर टॉपिक्स यूनिट 2 पे अगर हम चले तो लाइफ साइकिल पैटर्न इन हेलमिंथिक पैरासाइट, और इससे रिलेट करता फिर आ जाता है आपका इकोलॉजी ऑफ सॉइल निमेटोड। ये हम कब पढ़ेंगे, पेपर 1 के यूनिट 2 में हम हेलमिंथिक पैरासाइट के लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे और सॉइल निमेटोड्स के इकोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। सेगमेंटल ऑर्गन्स ऑफ एनेलिडा, एडॉप्टिव रेडिएशन इन एनेलिडा। फिर इन यूनिट 3 वी विल मूव ऑन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड अफिनिटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड अफिनिटीज ऑफ Onychophora, larval forms in Crustacea, parasitism in Mollusca, torsion and its effect, torsion and its effect and significance in gastropods। ये हम यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली जब यूनिट 4 में चलोगे तो तुम लार्वल फॉर्म देखोगे किसका, इकानोडर्माटा का, फिर उसकी एफिनिटी किसके साथ, हेमिकॉर्डेटा और इकानोडर्माटा की एफिनिटीज, और ये जो है ये अलग है, इसको एलिमिनेट करो। अभी ये माइनर फाइला को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ गया भैया, एक मिनट रुक जाओ, हम मेरा पेपर कहाँ गया, was not that one। वो क्या रहा है ये, just wait a minute। नहीं तो वीवर ऑन यूनिट 4। यूनिट 4 में आप मेजरली कहाँ फोकस्ड हो, इकानोडर्माटा पे फोकस्ड हो और हेमिकॉर्डाटा पे फोकस रहने वाले हो। यानी हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, यूनिट 1 में प्रोटोजोआ से शुरू करें, वेरी बेसिक, प्रोटोजोआ से मेटाजोआ पे गए, मेटाजोआ से पॉलीफेरा, पॉलीफेरा से निडेरिया पे चले गए थे, ठीक है, यूनिट 1 में। फिर हम देखेंगे हेलमिंथिक पैरासाइट, नेक्स्ट 2 फाइलम जो रहने वाली है आपकी, और सॉइल निमेटोड जिसमें एनेलिडा आ जाएंगे। सॉइल निमेटोड्स के बाद सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनेलिडा में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर यूनिट 3 पे गए थे जिसमें हमने क्रस्टेसी वगैरह को डिस्कस करा, और यूनिट 4 में इकानोडर्माटा और हेमिकॉर्डाटा, यानी हमारे जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं 4 यूनिट में कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ माइनर फाइला मिलेंगे जैसे कि टीनोफोरा, रोटिफेरा, और ये बाकी सारी चीज़ें, काइनोयूरिडी और बाकी जो भी आपको पढ़ना रहेगा, डिपेंड करता है आप कौन सा इसमें से, ये पाँचों के पाँचों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको इजी लगे ये 3 या फिर इधर के 3 कोई कॉम्बिनेशन एक बनाओ और उसको क्या करना, पढ़ लेना। सारा 5 के 5 आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन आते हैं पेपर में, ऑप्शन मिलते हैं, 2 फाइला आ भी जाता है, तो आपको जो आता रहेगा उसके बारे में लिख देना, ठीक है। तो माइनर फाइला में कोई 3, आई वुड रिकमेंड कोई 3 अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो ये 4 यूनिट है, इन 4 यूनिट को अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है। दीज आर सम बुक रिकमेंडेशन, जो अगर इफ़ यू फील नहीं खरीदना तो नहीं है, डोंट बाय एनी वन,
क्योंकि कंटेंट आपको मिलेगा और आप जहाँ भी एनरोल्ड हो, किसी यूनिवर्सिटी में हो, किसी कॉलेज में हो, लाइब्रेरी से आप बुक ले सकते हो, वहाँ से पढ़ो। ये किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर जस्ट द रिकमेंडेशन। अगर है ये बुक अवेलेबल है तो इसकी हेल्प से आप अपनी स्टडी शुरू कर सकते हो। 502 टूल एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजिकल साइंस। अगर हम टूल एंड टेक्निक को डिस्कस करें तो यूनिट 1 इस पेपर में बेसिकली हम सीखेंगे, यू विल लर्न अबाउट द टूल्स, वो सारे औजार, वो सारे मशीन जो रिसर्च फील्ड के लिए रिक्वायर्ड है, जो हमारे बायोलॉजिकल साइंस में रिसर्च फील्ड में इन्वॉल्व हैं, जो यूज़ किए जाते हैं। हम उन टूल्स को जानेंगे, उनके बारे में सीखेंगे, उनका एप्लीकेशन, उनका प्रिंसिपल, वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, उनका क्या काम है, उनको कैसे हम उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पेपर 2 में डिस्कस करेंगे। इसका नाम क्या है? टूल एंड टेक्निक्स, यानी औजार और जो भी उनको तकनीक है उनको इस्तेमाल करने की। और ये कहाँ यूज़ करते हैं हम? बायोलॉजिकल साइंस में। यूनिट 1 में बेसिकली यूनिट 1 कवर करता है एनालिटिकल पार्ट को, जो कुछ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको डिस्कस करता है यूनिट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैलेंसेस। यूनिट 1 में बैलेंस को डिस्कस करोगे तो बैलेंस क्या होता है, फ्लेम फोटोमीटर क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, स्पेक्ट्रोफ्लोरोफोटोमीटर, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें कुछ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके बारे में आप पढ़ोगे और अपने लैब में देखोगे भी इनको। अपने लैब में जो भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उसको देखोगे, सीखोगे। अगर इफ़ यू आर एट राइट प्लेस आप इनका एप्लीकेशन भी सीखोगे, आप इसका प्रिंसिपल पढ़ोगे, सब कुछ आप देखने वाले हो। यूनिट 2 में हम क्या करते हैं, जो माइक्रोबियल टेक्निक्स होते हैं, यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी लैब्स हैं उनके अंदर हम कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपने लैब्स में। जो भी हमारे रिसर्च रिलेटेड लैब्स हैं वहाँ कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती है। मीडिया प्रिपरेशन हो गया, स्टरलाइजेशन हो गया, इनोकुलेशन हो गया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन फर्मेंटेशन, माइक्रोबियल एसे। ये हम कब देखेंगे? यूनिट 2 में इसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए ये बर्डन की तरह नहीं रहने वाला। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर यू। दीज आर जस्ट सिंपल, एक आप प्रोसीजर सीख रहे हो लैब में, कैसे लैब में क्या काम होता है, कैसे काम होता है। दीज आर लाइक मोर प्रैक्टिकल रदर देन थियरी। थियरी से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो ये यूनिट आपके लिए ईजी रहेगी अगर चीज़ें समझ आ रही हैं। आप सिर्फ एक मशीन को देख करके उसके बारे में सीख रहे हो, उसके बारे में पढ़ रहे हो। ज़्यादा कुछ याद रखने की, कहीं दिमाग लगाने की या मेमोरी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो लैब में अपने या उन मशीन्स के साथ, तो ये पेपर बहुत ही ईजिली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपके लिए एक व्हाट टू से बोनस पॉइंट हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना टाइम क्या करना है, लैब में देना, इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ देना, उनको सीखना जो भी आपकी लैब में अवेलेबल है। ठीक है, यूनिट 3 पे चले, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी आप बेसिक से पढ़ के आए हो। क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपको बेसिक आइडिया, हम प्रोटीन या कोई भी अदर मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, तो उसके सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन, यानी उसको सेपरेट करना या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो तकनीक यूज़ करते हैं उसको हम क्रोमेटोग्राफी कह रहे थे। यहाँ पे इस पेपर में आप अलग अलग क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करने वाले हो। पेपर एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जेल एक्सक्लूसिव क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, और ये पूरी की पूरी यूनिट 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका हाई वेटेज रहता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे 3 सेक्शन बनते हैं पेपर में, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीनों ही सेक्शन में इस यूनिट से क्वेश्चन डाल दिया है, तीनों में ही। तो इसीलिए ये जो यूनिट 3 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनिट 4 में चले तो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को देखोगे। जनरल प्रिंसिपल क्या है, सपोर्ट मीडिया क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एंड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। अगेन क्वेश्चन अराइज करने वाला यूनिट जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। कौन से क्वेश्चन? लॉन्ग क्वेश्चंस जो 20 नंबर में आएंगे। यहाँ पे भी लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम करे जा सकते हैं। ये जो होते हैं बेसिकली सेक्शन ए और सेक्शन बी तक ही रह जाते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अब हम पेपर 3 को डिस्कस करेंगे। पेपर 3 इज अबाउट एनिमल फिजियोलॉजी। ठीक है, बट ये ध्यान रखना यहाँ कंपैरेटिव है, यहाँ कंपैरेटिव है, तुम कंपेयर करोगे। वैसे जब यहाँ पे बेसिकली मतलब यहाँ पे कंपैरेटिव लिखा है, पर जनरली जब क्वेश्चन वो अराइज करते हैं या क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है ना, तो वहाँ कुछ
ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं देते हैं, मतलब होता है कभी कभी कंपैरिजन आ जाता है, बट नॉट ऑलवेज कि आपको कंपेयर करके लिखना है। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि किसी दो, एक रैबिट ले लिया और एक ह्यूमन ले लिया और इनकी फिजियोलॉजी आप कंपेयर करके ऐसे लिख रहे हो। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन है आप करोगे, अगर नहीं है नहीं करोगे। तो जनरली क्या करते हैं कि हम अपना ही अपनी ही बॉडी, अपनी ही फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे होते हैं। तुमने जो चीज़ें अभी तक बीएससी में जो चीज़ें पढ़ी हैं कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, हमारी किडनी कैसे फंक्शन कर रही है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कैसे फंक्शन कर रहा है, इन सबको हम किस में पढ़ते हैं? इन सबको हम एनिमल फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते थे और इस पेपर में भी हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, बट इन मोर एडवांस्ड फॉर्म। और कहीं कहीं हम दूसरे एनिमल से भी रिलेट करते हुए चलेंगे, दूसरे एनिमल से भी कंपेयर करते हुए चलेंगे, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव एनिमल फिजियोलॉजी बोलते हैं। जहाँ पे यूनिट 1 में हम देखने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे, डाइजेशन को डिस्कस करेंगे, न्यूरॉन, न्यूरोग्लियल सेल्स, इरेक्टिबिलिटी, एक्सोनल एंड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, यानी अपने न्यूरॉन्स को सबसे पहले डाइजेशन, न्यूट्रिशन से स्टार्ट हुआ, डाइजेशन पे आया, डाइजेशन के बाद हम न्यूरॉन्स पे गए, और न्यूरॉन्स के बाद बाकी जितनी भी न्यूरॉन से रिलेटेड चीज़ें हैं, साइनेप्स क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप क्या था, नर्व इक्वेशन क्या थी, बेसिकली हम इसमें न्यूरॉन्स को डिस्कस कर रहे हैं। यानी डाइजेशन के बाद कहाँ चले गए? सीधा नर्वस सिस्टम पे चले गए। नर्वस सिस्टम में भी ब्रेन वगैरह नहीं, सीधा न्यूरॉन्स को हम डिस्कस करने वाले, कंप्लीट न्यूरॉन, पूरा न्यूरॉन डिस्कस करेंगे। कहाँ? यूनिट 1 में। यूनिट 2 में जब हम आते हैं तो वी विल सी ऑस्मोटिक कन्फॉर्मिटी एंड द रोल ऑफ मेम्ब्रेन्स इन आयनिक रेगुलेशन, स्टेनोहेलाइन, यूरीहेलाइन एनिमल्स, हाइपो एंड हाइपर इन्वायरमेंट एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिएक्शन, कीमोरिसेप्टर, फोटोरिसेप्टर, फोनोरिसेप्टर, मैकेनोरिसेप्टर, इक्विलिब्रियम रिसेप्शन, रेस्पिरेशन। मतलब ये जो रिसेप्टर्स तुमने देखे हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फ्रेम करते हैं स्टेनोहेलाइन, यूरीहेलाइन क्या है, वाइपा में भी इससे क्वेश्चन अराइज हो सकता है, और ऐसे भी जो पार्ट ए वाले यानी जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन 3 नंबर वाले आते हैं वहाँ पे इनको इनसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन, रेस्पिरेटरी एडाप्टेशन, यानी यहाँ पे डाइजेशन और नर्वस सिस्टम देखो, और यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी एडाप्टेशन, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट था वो कैसे हो रहा था, CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा था, रेगुलेटरी प्रोसेस क्या रहने वाले हैं रेस्पिरेशन के। यूनिट 3 में तुम देखोगे थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, टेम्परेचर रिलेशनशिप कैसा होता है पोइकिलोथर्म में, होम्योथर्म में, एंडोथर्म्स और हेटेरोथर्म्स से। आई होप ये सारी चीज़ें जो तुम यहाँ पढ़ रहे हो, पोइकिलोथर्म, होम्योथर्म, ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि हम बीएससी में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। थर्मल एक्लीमेटाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और फिर यहाँ पे आ गया सर्कुलेशन, ये तुम रिलेट करते हुए चलना। यूनिट 1 नर्वस सिस्टम, यूनिट 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूनिट 2 ये यूनिट 3 सर्कुलेशन पे आ चुका है। टाइप ऑफ सर्कुलेशन, फिजियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ हार्ट की फिजियोलॉजिकल कैटेगरी, कंडक्शन सिस्टम, कार्डियक साइकिल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बॉडी फ्लूइड, बॉडी कोगुलेशन, हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी, इफेक्टिव ऑर्गन्स, टाइप ऑफ मसल, कंपोजिशन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स भी यानी लोकोमोटरी सिस्टम, जो तुमने लोकोमोटरी सिस्टम पढ़ा था, जो तुमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, वो दोनों ही कहाँ आ रही हैं? यूनिट 3 में आ रही हैं। यूनिट 3 में लोकोमोटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेट करेंगे। फिर यूनिट 4 में चलोगे तो तुम्हें मिलेगा तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम को माइंड में रख के चीज़ें पढ़ेंगे। पैटर्न ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स, नाइट्रोजन एक्सक्रीशन कैसे होता है, जैसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, कुछ यूरिक एसिड करते हैं, कुछ अमोनिया करते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग फॉर्म में नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करते हैं, और उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखेंगे, यानी वही अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। पैटर्न ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का पैटर्न क्या है, एक्सक्रीटरी डिवाइसेस क्या यूज होते हैं इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में, बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड। कंपैरेटिव स्टडी, देखो यहाँ कंपैरेटिव वर्ड आया, यहाँ आया कंपैरेटिव वर्ड, यहाँ हम कंपेयर करेंगे क्या, एंडोक्राइन ऑर्गन्स एंड हार्मोनल सिक्रीशन एंड नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। कॉर्डेट्स में और नॉन कॉर्डेट्स में हम एंडोक्राइन सिस्टम की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इधर कंपैरिजन रिक्वायर्ड नहीं है, बट यहाँ पे मेंशन कर दिया है कंपैरेटिव, तो यहाँ हमें कंपेयर करना पड़ेगा किसके बीच, नॉन कॉर्डेट के बीच और कॉर्डेट के बीच। सो दिस वाज पेपर 2 एंड ये पेपर एनिमल फिजियोलॉजी, आई वुड बी द मेंटर, आई विल टीच यू
this particular paper, comparative animal physiology. चलो पेपर 4, the biological chemistry, combining or relating the biology with chemistry. हम अपने बॉडी को केमिस्ट्री से रिलेट करके पढ़ते हैं. व्हाट इज़ द केमिस्ट्री बिहाइंड एवरी मैकेनिज्म रनिंग इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो भी मैकेनिज्म है, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनके पीछे की केमिस्ट्री क्या है. किस पेपर में हम देखेंगे? बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे. यूनिट 1 में तुम देखोगे केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन. ये तो अभी बेसिक केमिस्ट्री आ रही है, जो तुम बीएससी में पढ़े हो, स्कूल में भी, मतलब टेंथ में तो नहीं, 11th 12th में तुमने पढ़ा था. केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में तुमने जाना, लॉ ऑफ मास एक्शन, एलिमेंट्री थर्मोडायनेमिक सिस्टम, कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेसिक, एम्फोटेरिक ज्वेटर आयंस. ठीक है. अगर लेट मी क्लैरिफाई यू, अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे हो, क्योंकि दिस इज़ मोर अबाउट केमिस्ट्री, इसमें केमिस्ट्री ही ज़्यादा है. तो अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा रहा है, आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, आप केमिस्ट्री में अच्छे हो, ये पेपर बहुत ईजी रहने वाला है आपके लिए. बट इफ़ आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री की तरफ नहीं है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है टू गेट द कॉन्सेप्ट. और इसीलिए यहाँ पे आपका फोकस होना, इस पर्टिकुलर पेपर में आपका फोकस होना, इसका सारा लेक्चर अटेंड करना और इसको कंसिस्टेंटली रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है टू गेन द डिसेंट मार्क. यानी अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो नुकसान हो सकता है इस पर्टिकुलर पेपर में. तो यहाँ आप हाईली अटेंटिव रहेंगे. और अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, ऑलरेडी केमिस्ट्री आती है आपको अच्छी खासी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये पेपर बहुत ईजी रहेगा. यूनिट 2, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम ऑफ रिएक्शन, काइनेटिक ऑफ एंजाइम, कैटेलाइज रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ एंजाइम रिएक्शन, रेट रिएक्शन, टू सबस्ट्रेट रिएक्शन, टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव, सब केमिस्ट्री, टोटल केमिस्ट्री. ये तुमने ये, जबकि ये बच्चे, ये हम, अगर मैं छोटे लेवल पे जाऊँ तो ये सारी चीज़ें तुमने तब जब बायोमोलिक्यूल्स नाम का चैप्टर पढ़ा था, चाहे 11th में या 12th में हो, बायोमोलिक्यूल्स नाम का चैप्टर रहा था. और फिर ये बीएससी में भी हमने पढ़ा हुआ है. यूजी जब तक आप कर रहे होगे तब भी आपने ये देखा था एंजाइम का पूरा मैकेनिज्म, कि एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, या कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होता है. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, ऑलरेडी आप पढ़ करके आए हुए हो. तो अगर दिस इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी समहाउ, दिस इज़ रिलेटेड, तो आपके लिए दिस इज़ कन्वीनियंट. अगर स्टूडेंट जो केमिस्ट्री में उतना अच्छा नहीं है, तो ये यूनिट, इस पेपर के लिए का ये यूनिट आपके लिए स्कोरिंग रह सकती है. आप इस यूनिट को कवर करके अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर ला सकते हो. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ, अगेन दिस वन ऑल्सो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ विटामिन एंड कोएंजाइम, एरोबिक एंड एरोबिक एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड, जैसे ग्लाइकोलिसिस क्या है, एचएमपी, सन, बीटा ऑक्सीडेशन, ट्रांसअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड. ठीक है. ये सारी चीज़ें, अगर मैं इसको हटा दूँ, ट्रांसअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इसको एलिमिनेट कर दूँ, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द एबव ये पोर्शन है, ये अगेन आपके लिए क्या है, स्कोरिंग है. अगर आप केमिस्ट्री वाला पार्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो इस पेपर में कौन सी चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हो, यूनिट 2 और यूनिट 3 का ये ऊपर वाला पोर्शन. फिर बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड आता है, जहाँ अगेन आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट रहेगा आपके लिए, इफ़ यू आर नॉट दैट मच ओरिएंटेड टुवर्ड्स केमिस्ट्री. सो अगर हम अब ओवरऑल रिव्यू लें, तो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री उन बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री की तरफ अलाइन नहीं है, जो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इट वुड बी डिफ़िकल्ट. तो सबसे ज़्यादा फोकस किधर रहना है उनका, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री पे रहना है. इसके अलावा एनिमल फिजियोलॉजी और नॉन कॉर्डेट्स, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट किस में है, आप नॉन कॉर्डेटा में इंटरेस्टेड हो या फिर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, जिधर आपका इंटरेस्ट अलाइन करेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी योर स्ट्रेंथ. वो पेपर आपका स्ट्रेंथ बनेगा टू स्कोर अ डिसेंट मार्क और गुड मार्क. इसके अलावा था टूल एंड टेक्निक, विच इज़ अगेन, अगर आप चीज़ें समझ पा रहे हो, प्रैक्टिकली ज़्यादा इन्वॉल्व हो, उनके मैकेनिज़्म को, उनके एप्लीकेशन को, उनके प्रिंसिपल को अगर एक बार दिमाग में बैठा लिया, तो हाईली स्कोरिंग पेपर रहेगा आपके लिए. तो आपका स्ट्रेंथ क्या बनना है, आप डिसाइड कर लो. आपको किन पेपर पे कितना टाइम देना है, इसके बेसिस पे आप एक कंप्लीट चार्ट बना लो कि हाँ, दीज आर द 4 पेपर्स,
इन 4 पेपर्स में ये टॉपिक थे। देखो ये इसमें 4 पेपर थे, तो इसके पहले जैसे हमने बीएससी का सिलेबस डिस्कस किया था, तो उसमें एक पेपर में जैसे सेमेस्टर 1 है तो उसमें टोटल शायद 8 यूनिट है, या फिर मतलब एक पेपर ही तो है उसमें, तो एक पेपर में जितने 4 यूनिट है या 8 यूनिट, तो उसमें एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना पॉसिबल था। पर यहाँ हमारे पास 4 पेपर है और चारों में 4 यूनिट है, तो यहाँ एक टॉपिक एक्सप्लेन करना इज़ नॉट, इट वुड बी मोर टाइम कंज्यूमिंग ना। तो अभी सिलेबस डिस्कशन है, हमने बस टॉपिक देख लिया कि ये टॉपिक आना है। अब इस टॉपिक की हेल्प से, क्योंकि आप यूजी में ऑलरेडी इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हो, यूजी में एटलीस्ट एक इंट्रो लेकर के आए हो कि हाँ ये क्या होता है, आप इसमें कुछ ऐसा बिल्कुल नया सा नहीं मिला है आपको। अगर हम टूल एंड टेक्निक को थोड़ा सा साइड रख दें तो बाकी 3 पेपर जो है कहीं ना कहीं, अगर स्कूल से अब तक देखो तो कहीं ना कहीं तुमने पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट नाम तुम्हें पता होगा कि हाँ ये किस बारे में बात कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अब तुम क्या करना, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 4 पेपर लिखो, उसका सिलेबस नोट डाउन करो या प्रिंट करा लो। उसमें तुम देखो कि कौन सा पेपर तुम्हारा स्ट्रेंथ है, विच पेपर इज़ गोइंग टू बी योर स्ट्रेंथ एंड विच इज़ गोइंग टू बी योर वीकेस्ट पॉइंट। जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें इंटरेस्ट है, वो ड्यूरिंग द लेक्चर्स ऑनली, वो तुम अच्छे से पढ़ोगे, चीज़ें माइंड में जाएंगी। पर जहाँ इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे ध्यान रखना कि तुम उसका शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, उसका माइंड मैप बनाते चलो, उसको कंसिस्टेंटली रिवाइज करते चलो। अदरवाइज 3 पेपर बहुत अच्छा गया, एक में अच्छा नंबर नहीं आया, ओवरऑल CGPA गिर जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिसएडवांटेज फैक्टर फॉर यू। ठीक है, सो दिस वाज द ओवरऑल मोटो फॉर सिलेबस डिस्कशन, कि आपको पता रहे आप एमएससी में पढ़ने क्या वाले हो, और आप स्टार्टिंग से ही ये डिसाइड कर पाओ कि कौन सा पेपर कितना टाइम लेगा, कहाँ किसको कितना टाइम देना है, कितना वेटेज देना है, कहाँ ज़्यादा अटेंटिव रहना है, और कहाँ आप थोड़ा सा रिलैक्स रह सकते हो। दिस वॉज ऑल, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।